द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, नवीन राज्यों का उदय। अवध, इसकी स्थापना 1739 में हुई थी। लगभग 1700 में सब हुए थे। सादत खां द्वारा। इनका एक नाम बुरहान उल मुल्क था। अवध, शहादत, यहाँ अवध में आएंगे शहादत पा जाएंगे। चिनकिलिज खां हैदराबाद से थे, वहाँ के संस्थापक। इनका नाम निजामुल मुल्क, इसीलिए निजाम हैदराबाद के होते थे। ये जो है 1724 में स्थापित किए थे, यानी हैदराबाद पहले स्थापित हुआ था, अवध बाद में। अवध 1739, हैदराबाद 1724। और रुहेलखंड, इसकी स्थापना वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, ये 1714 में, यानी रुहेलखंड हैदराबाद से भी पहले। बंगाल मुर्शीद कुली खां 1713 में, यानी बंगाल 1713 और रुहेलखंड 1714। कर्नाटक सादुतुल्ला खां, सिख बंदा सिंह, त्रावणकोर मार्तंड वर्मा, अहोम रुद्र सिम्हा, ये सब थे। हैदराबाद के शासक निजाम अली एवं अंग्रेजों के बीच झगड़े की जड़ जो थी वो गुंटूर की सरकार थी। सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ था। कब? सुकरखेड़ा का युद्ध 1724 में। मुमारिज खां और चिनकिलिज खां के मध्य सुकरखेड़ा का युद्ध 1724। हिंदू दीवान दीनानाथ निजामुल मुल्क आसफ जाह के दरबार में रहते थे। दीनानाथ निजामुल मुल्क आसफ जाह के दरबार में। मुंशी गांव की संधि हुई थी 1728 में, मुंशी गांव की। इसी संधि में मराठों के साहू को निजाम मुल्क ने दक्षिण की चौथ व सरदेश मुखी देना स्वीकार किया था। इसी मुंशी मतलब निजामुल मुल्क अब साहू को चौथ देंगे, कुल मिला के यही है। वेलजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था 1798 में। जहां दारा शाह ने जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। मिर्जा की उपाधि जहां दारा शाह, और जबकि सवाई की उपाधि फर्रुख सियर ने दी थी उनको। मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, वाराणसी में खगोल वेधशाला निर्माण करवाए थे जयसिंह। यूक्लिड की रचना रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद करवाया था जयसिंह ने। राजा जयसिंह ने टालमी के ग्रंथ सिद्धांत सूरी, कौस्तभ, उलुग बेग की सारणी का तुरु सुरुड़ी और पेर डी ला हीरा की सारणी का मिथयाती छाया सारणी के नाम से संस्कृत भाषा में अनुवाद करवाया। भरतपुर में जाट राज थे। भरतपुर, उसके बाद सर्वप्रथम तिलपत का एक विद्रोह हुआ था गोकुल में। वहाँ गोकुल के जमींदार थे तिलपत। 1669 में हुआ था ये, औरंगजेब के समय। राजा राम ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे में दफनाए गए अकबर के अस्थि पंजर को निकालकर जला दिया था। वही जाट नेता राजा राम जो थे। चूड़ामन, यह भरतपुर के जाट राज्य की नींव डाली थी। चूड़ामन ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। चूड़ामन का भतीजा था बदन सिंह। बदन सिंह को ही भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
बदन सिंह को राजा की उपाधि दी गई थी, महेंद्र शब्द भी जोड़ा गया था। सूरजमल फिर बात था, बदन के बाद सूरजमल आए थे, जाटों के अफलातून। आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, इनका जाटों का साम्राज्य शामिल थे। सूरजमल के नेतृत्व में मराठों का सहयोग करना चाहते थे, किंतु सदाशिवराव भाऊ से मतभेद होने के कारण अलग हो गए थे। रुहेलखंड एवं बंगस पठान, इसकी स्थापना अफगान थे ये वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने की थी। रुहेलखंड एवं बंगस, वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान। कुमायूं से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक फैला था साम्राज्य। रुहेलों की राजधानी आंवला बरेली में थी, बाद में रामपुर हो गई। (1774) में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने हेस्टिंग्स से संधि कर मीरनपुर कटरा के युद्ध में रहमत खां को पराजित कर रुहेलखंड का अधिकांश भाग अपने राज्य में मिला लिया। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के शासनकाल में एक अन्य अफगान मोहम्मद खां बंगस ने सर्वप्रथम अलीगढ़ और कानपुर के बीच का क्षेत्र फर्रुखाबाद का कुछ भाग अधिकार में लेकर स्वतंत्र बंगस राज्य की स्थापना की थी। कौन? मोहम्मद खां बंगस ने कानपुर से अलीगढ़ के मध्य बंगस राज्य की स्थापना। नानक जो है यह पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। नानक को काली बेन नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सी नदी? काली बेन। गुरु अंगद ही थे लंगर व्यवस्था को अस्थायी किए थे। लंगर व्यवस्था शुरू तो किए थे नानक, लेकिन अस्थायी किए थे अंगद। और गुरु लिपि का भी आविष्कार यही अंगद सिंह ने किया था। बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह से परास्त हुमायूं ने पंजाब में गुरु अंगद से भेंट की थी। गुरु अंगद के बाद गुरु अंगद जो है अमर हो गया, अमरदास आए फिर। इन्होंने कुल 22 गद्दियों की स्थापना की थी अंगद। रामदास अमृतसर के संस्थापक थे। अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर। हरगोबिंद जो है अकाल तख्त। हरगोबिंद अकाल तख्त। हरराय जो थे वो उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया था। हरकिशन जो थे अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु। तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा फांसी। गोविंद सिंह खालसा संगठन का स्थापना। गुरु अमरदास ही थे जो 22 गद्दियों की स्थापना किए थे, और इन्होंने विवाह पद्धति एक थी लवन को स्थापित किया था। गुरु अमरदास के बाद उन्होंने अपने शिष्य एवं दामाद रामदास को चौथा गुरु बनाया था। रामदासी संज्ञा संप्रदाय फिर अमृतसर शहर बसाया था। यही रामदास थे जो गुरु के पद को पैतृक बना दिए थे। रामदास जो थे ये गुरु के पद को पैतृक बना दिए थे। अकबर ने ही रामदास को 500 बीघा भूमि प्रदान की थी, जिस पर उन्होंने रामदास ने अमृतसर बसाया था। गुरु अर्जुन देव थे 5वें गुरु। 5 पांडव अर्जुन होते थे। इनको सच्चा बादशाह कहा जाता है। हर मंदिर साहिब में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था अर्जुन ने। स्वर्ण मंदिर
तरन तारन, करतारपुर, गोविंदपुर इन शहरों को बसाया था अर्जुन ने। तरन तारन, करतारपुर अर्जुन, गोविंदपुर अर्जुन। कुछ लोग इन्हें अर्जुन को मसंद और मेउरा कहते थे। मसंद और मेउरा अर्जुन को। इन्होंने कहा था कि शिष्यों को अपनी आय का 10वां भाग धर्म की अभिवृद्धि के लिए देना चाहिए, यानी 1/10 भाग। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने ही की थी। आदि ग्रंथ में 5 सिख गुरुओं एवं 18 संतों का उपदेश संग्रह किया। बाबा फरीद, हिंदी भाषी संत कबीर दास, रैदास, नामदेव, रामदास जैसे संतों का इसमें उल्लेख है। यही अर्जुन देव को मरवाए थे जहांगीर। अर्जुन देव को ही मरवाए थे जहांगीर। किसको? अर्जुन देव को। हरगोविंद थे उसके बाद, अर्जुन के बाद। दरबार में नगाड़ा तब बजाया जाने लगा हरगोविंद समय। सिखों में सैनिक भावना, शिक्षा एवं शस्त्र धारण कराकर उनको लड़ाकू जात के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया था हरगोविंद ने। सिखों को लड़ाकू जात में अमृतसर की किलेबंदी करवाई थी हरगोविंद ने। इन्होंने कीरतपुर बसाया था। हर्राय थे। हर्राय, गुरु हर्राय शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार दारा सिकों के पक्षधर थे। फिर हरकिशन थे, चेचक से मृत्यु हो गई थी। राम राय ने देहरादून में एक अपनी अलग गद्दी स्थापित की थी। गुरु तेग बहादुर फिर आए। इन्हें गुरु टीला बनाया था। असोम में गुरु हरगोविंद के पुत्र थे गुरु तेग बहादुर। असोम के एक शासक ने आपके नाम पर असोम में गुरु टीला बनवाया था। किसके नाम पर? गुरु तेग बहादुर के नाम पर गुरु टीला असम में। इन्होंने माखोवाल अमृतसर में एक गद्दी बनाई थी। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध करते थे तेग बहादुर। मुगलों के विरुद्ध इन्होंने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। कौन? गुरु तेग बहादुर। करतारपुर का युद्ध गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी गुरु तेग बहादुर की दिल्ली में। इन्हीं की याद में दिल्ली में जो शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण करवाया गया था। फिर गुरु गोविंद सिंह थे, पटनम जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह 10म पातशाह ग्रंथ की रचना की। उन्होंने पाहुल नामक एक त्योहार चलवाया था गोविंद सिंह ने। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ लिखा था गोविंद। विचित्र नाटक लिखा था गोविंद सिंह ने। खालसा सेना तैयार की गोविंद। नांदेड़ में मृत्यु, आजिम खान ने हत्या की। सिंह कौर टाइटल इन्होंने दिया था। फिर यहीं पे गुरु पद समाप्त हो गया। फिर उसके बाद बंदा बहादुर थे, उनका नाम लक्ष्मण देव था। माधव बैरागी। हजरत रब्बुल मजीज किस सिख गुरु की उपाधि थी? तो गुरु नानक की उपाधि थी हजरत रब्बुल मजीज।
तरन तारण की स्थापना अर्जुन देव। आदि ग्रंथ अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी। वह मात्र कौन एक ब्रिटिश शासक था जिसे सिखों ने बिना जूते उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश दिया था? तो सर जॉन लॉरेंस। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। अकाल तख्त हरगोबिंद सिंह ने बनवाया। सच्चा बादशाह हरगोबिंद। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा। जफरनामा किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह। और सच्चा बादशाह जो हर समय काम आए वही सच्चा है, सच्चा बादशाह। रणजीत सिंह का जन्म मामा सिंह के घर हुआ था। मामा सिंह के बाद मृत्यु हो गई। मामा सिंह की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह की माता राज कौर और इनकी सास सदा कौर और दीवान लखपत राय के नेतृत्व में एक प्रतिशासन परिषद काउंसिल ऑफ रिगेरी का गठन किया गया था। बाद में 1797 में इसकी बागडोर रणजीत सिंह ने स्वयं अपने हाथों में ले लिए। 18 वर्ष की उम्र में रणजीत सिंह ने विजय अभियान प्रारंभ कर दिया। जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि। रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया था। लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकाफ को दूत बनाकर रणजीत के पास भेजा था। मिंटो ने भेजा था किसको? मेटकाफ को। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था शाह शुजा ने। फ्रांसीसी यात्री था विक्टर जैक्वेमोंट। रणजीत की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। विक्टर जैक्वेमोंट। फौज एक खास का गठन किया था इटालियन सेनापति वेंतुरा। फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड कोर्ट एवं गार्डनर द्वारा फौज एक खास। इटालियन सेनापति वेंतुरा, फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड कोर्ट एवं गार्डनर द्वारा। रणजीत सिंह का विदेश मंत्री एवं तोपखाने का प्रधान था फकीर अजीजुद्दीन एवं इलाही बख्श। फकीर अजीजुद्दीन एवं इलाही बख्श। जर्मन यात्री आया था रणजीत के दरबार में 1835 में। उसका नाम था वैरन कल वेन ह्यूगल। जर्मन था ह्यूगल। रणजीत के दरबार में आया था। रणजीत सिंह की भूमि प्रणाली मुख्यतः मुगलों से प्रेरित थी। जो वो हुआ था अमृतसर की संधि, इसमें यह था सतलज नदी को रणजीत सिंह ने राज्य की दक्षिणी सीमा मानी थी। किस नदी को? तो सतलज नदी को। सतलज के दक्षिण पूर्व की ओर सिख राज्य और अंग्रेजों के संगठन में माने गए थे। लुधियाना में अंग्रेजी सेनाएं रखी गई। कहाँ? लुधियाना में। अंग्रेजों ने सतलज के उत्तर की ओर हस्तक्षेप नहीं करने का वायदा किया था। रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्व के राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का वायदा किया।
1818 में रणजीत सिंह ने खड़क सिंह तथा दीवान चंद्र के सेनापतित्व में मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिए। कश्मीर, अटक तथा डेरा जाट पर भी अधिकार कर लिए। कश्मीर में अता मुहम्मद खान कश्मीर में था। सुपेन का युद्ध हुआ था कश्मीर के लिए। 1836 में लद्दाख पर विजय प्राप्त की थी। 1836 में लद्दाख पर। 1838 में अंग्रेजों, शाह शुजा और रणजीत के बीच एक त्रिदलीय संधि हुई थी। कब? 1838 में अंग्रेजों के मध्य, शाह शुजा और रणजीत के मध्य एक त्रिदलीय संधि हुई थी। रणजीत सिंह ने नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलवाए थे। नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम। नानक के सिक्कों को नानक सहाय और गुरु गोविंद के सिक्कों पर गोविंद सहाय उत्कीर्ण करवाया। श्री अकाल सहाय उद्धृत राजकोषीय मोहर बनवाया था। ध्यान सिंह महाराजा रणजीत सिंह का वजीर था। विदेश इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण मंत्री विदेश मंत्री था। फ़कीर अजीजुद्दीन ने इस पद का निर्वाह किया था, विदेश मंत्री का। फ़कीर अजीजुद्दीन प्रधान सेनापति, महाराष्ट्र सुरक्षा मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे। भगवान दास एवं दीनानाथ इन दोनों वित्त मंत्रियों के नाम उल्लेखनीय हैं। 12 अलग अलग विभाग थे, 4 प्रमुख थे, जैसे दफ्तर ए आफवाब उल माल यह भू राजस्व था। दफ्तर ए आफवाब उल माल भू राजस्व था। दफ्तर ए तोहिजात यह परिवार के व्यय से संबद्ध था, तोहिजात। दफ्तर ए मवाजात वेतन, सैनिकों के वेतन के लिए मवाजात। रोज नामचा था प्रतिदिन के खर्चे के लिए। ये प्रमुख विभाग थे। सूबा के मुख्य अधिकारी को नाजिम कहते थे। परगना था, फिर कारदार थे, आज के डीएम की तरह कारदार। परगनों में, तालुकों में तहसील बटे थे, तालुकदार एसडीएम होते थे। 33 से 40% तक कर लेते थे। बटाई थी, कानून व्यवस्था थी। ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था जैसी इनकी थी। फौज खास 1822 में जनरल वेंतुरा एलार्ड, जनरल कोर्ट गार्डनर द्वारा किया गया था। फिर इलाही बख्श तोपखाने का अधीक्षक था। फौज ए बेक वाइद यह सेना के अंदर एक विभाग था, घुड़सवार सैनिक होते थे। फौज ए बेक वाइद घुड़सवार। विदेशी कुछ अधिकारी उच्च पदों पे थे, जैसे कोड एलार्ड, वेंतुरा, एविटेल, गार्डनर। कोर्ट और गार्डनर तो तोपखाने का पुनर्गठन किया था। एलार्ड घुड़सवारों का। वेंतुरा फौज खास का कार्यवाहक था। वेंतुरा फौज खास का। कस्बों में करदार न्याय विभाग के कर्मचारी होते थे। कस्बों में करदार न्याय विभाग के कर्मचारी। नगरों में नाजिम का कार्य करते थे। न्यायालय अदालत उल आला लाहौर में स्थापित थी। आला तोपों का युद्ध एक युद्ध है। गुजरात का युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। 1840 में हुआ था। रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि 1801 में धारण की थी।
रणजीत सिंह के बाद खड़क सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह, तारा, कश्मीरी सिंह, मुल्तान सिंह, पिशौरा सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसी में लाहौर की संधि हुई थी 1846 में। सर ह्यूगफ के अधीन सेना ने टक्कर ली थी प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग था उस समय 1845 में। लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध की घोषणा की थी। सिख सेनापति लाल सिंह ने विश्वासघात किया और कैप्टन निकलसन के अनुसार उसने संदेश भेज दिया। इसमें 4 लड़ाइयाँ हुई थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। इसमें संधि फिर बाद में हुई। लाहौर दरबार को 1.5 करोड़ रुपए अंग्रेजों को हर्जाना देना पड़ा था। और लाहौर में सर हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया था इसी संधि में। प्रथम जो संधि हुई थी लाहौर की। 1846 में भैरावल की संधि हुई थी। जिंदा को 1.5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया था। जिंदा कौर जो थी, कितना 1.5 लाख इनको पेंशन देकर वाराणसी भेज दिया गया था। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 48 में। कारण उसका था कि हेनरी लॉरेंस जो थे, बड़ी संख्या में जो सिख सेना थी उसे भंग करना आरंभ कर दिया था। लॉर्ड गॉफ के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक सेना गई। 1849 को झेलम के तट पर चिलियावाला का युद्ध हुआ था। कब? 1849 में चिलियावाला का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के नेतृत्व में। फिर इसी द्वितीय युद्ध में चार्ल्स नेपियर को गार्ड के स्थान पर सेना का नेतृत्व किया। फिर दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लॉर्ड डलहौजी ने प्राप्त किया। दिलीप सिंह से पाया था लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर। अंग्रेजों की ओर से डॉक्टर लगून को दलीप सिंह का संरक्षक बनाया गया था। किसको? डॉक्टर लगून को दिलीप सिंह का संरक्षक बनाया गया था। और दिलीप सिंह 1853 में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में, और 1769 में इसी में मद्रास की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 80 में 1700। प्रथम और द्वितीय में तो हैदर अली थी, और द्वितीय में ही मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। पहले में तो मद्रास की संधि हुई 1769 में। द्वितीय में मंगलौर की संधि हुई 1784 में। तब टीपू आ गए थे इसी में। मद्रास अंग्रेजों के मध्य जॉर्ज मैकटॉर्नी के मध्य मंगलौर की संधि। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 90 में 1700। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी इसी में 92 में, तृतीय आंग्ल मैसूर। फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में।
टीपू सुल्तान ने चांदी के सिक्के चलवाए थे, एक तो आबिदी, बाकिरी, जाफरी। वेलजली ने कहा था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसी में वेलजली ने कहा था, आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों पर पड़ा है। वाडियार वंश के ध्वंसावशेषों पर हैदर अली ने अपने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। हैदर अली ने शस्त्रागार डिंडीगुल में स्थापित किया। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, इसमें 3 करोड़ रुपए हर्जाना देना पड़ा था टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू ने, जैकोबिन क्लब। हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई थी, वही द्वितीय जब हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल गवर्नर था वेरसेल्ट, द्वितीय में वारेन हेस्टिंग, तृतीय में कार्नवालिस और चौथे में वेलजली। वेरसेल्ट, हेस्टिंग, कार्नवालिस, वेलजली। पहले में मद्रास संधि 1769, दूसरे में मंगलौर संधि 1784, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब आ जाइए अवध का राज्य। अवध की सीमाएं पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनासा नदी तक थी, यानी कन्नौज से कर्मनासा तक बफर स्टेट के थी। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल 1719 से 48 के में अवध के स्वतंत्र राज्य का निर्माण हुआ था। 1719 में सादत खां अथवा बुरहानुल मुल्क द्वारा। राजधानी फैजाबाद थी। सिया थे ये लोग, सैयद वंश से संबद्ध थे। मोहम्मद शाह ने 1720 से 22 तक आगरा का गवर्नर बनाया गया। किसको? इसी की सादत खां को। फिर बाद में 1722 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने शहादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। कब? 1722 में किया था सादत खां को अवध का सूबेदार। किसने? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने बनाया था सादत खां को। सादत खां ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था और 20 करोड़ रुपए मिलने का विश्वास दिलाया था। सादत खां बाद में आत्महत्या कर लिया था 1739 में। सादत खां के बाद आया था सफदरजंग 1739 से 54 तक। भतीजा था उसका, दामाद भी था, भतीजा भी था। सफदरजंग ने अपने शासन में न्याय की उचित व्यवस्था की थी। राज्य के ऊंचे पदों पर योग्यता अनुसार निष्पक्षता के साथ दिए थे। हिंदू महाराजा नवाब राय था उच्च पदों पर उसके समय। सफदरजंग हिंदू व मुसलमानों के प्रति भेदभाव की नीति नहीं अपनाई थी। सफदरजंग ने कला संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया था। अवध में लखनवी तहजीब इसी के शासनकाल में विकसित हुई थी। किसके? सफदरजंग के। लखनवी तहजीब सफदरजंग के समय शुरू हुआ। फिर सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला आया 1754 से 55 तक। शुजाउद्दौला जो था यह पुत्र था सफदरजंग का, और शाह आलम द्वितीय को उसके वजीर इमादुल मुल्क के विरुद्ध अपने राज्य में शरण दी थी उसने। शाह आलम को शुजाउद्दौला ने क्या दी थी? शरण। क्योंकि इमादुल मुल्क शाह आलम का एक वजीर था, उसने विद्रोह कर दिया था। 1773 में शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग से बनारस की संधि की। किसने? शुजाउद्दौला ने की थी बनारस की संधि वारेन हेस्टिंग से। इलाहाबाद तथा कड़ा जिले नवाब को
मिले थे, जिसमें 50 लाख रुपए में हेस्टिंग ने बेच दिया था। साथ ही नवाब ने रोहेलों के विरुद्ध कंपनी को सहायता देने का वचन दिया, जिसके लिए 40 लाख रुपए कंपनी को देने पड़े थे। इस संधि से प्रेरित होकर शुजाउद्दौला ने 1774 में रोहेलखंड पर आक्रमण कर दिया तथा मीरनपुर कटरा नामक स्थान पर रोहेला सरदार हाफिज रहमत खां को मार डाला तथा रोहेलखंड को अवध में सम्मिलित कर लिया। 1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु। शुजाउद्दौला के पश्चात फिर आसफुद्दौला बना, उसका पुत्र। उसने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बना दिया। आसफुद्दौला क्या किया, जो राजधानी अब तक फैजाबाद थी, अब उसने 75 में 1700 लखनऊ को राजधानी कर दिया। अब फैजाबाद की संधि हुई थी, इसमें यह था, फैजाबाद की संधि में बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने अवध की बेगमों के संपत्ति की सुरक्षा गारंटी ली। 1781 में हेस्टिंग ने इस संधि का उल्लंघन कर दिया और जॉन मिडल्टन को अवध की बेगमों से धन वसूलने का आदेश दे दिया। किससे? मिडल्टन को दिया था, जाओ उनका पैसा ले लो, उनकी संपत्ति। बाद में बर्क द्वारा इंग्लैंड में हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया, तो उसमें एक कारण अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार भी था। आसफुद्दौला ने 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। कब इमाम बाड़ा बना था? 1784 में, 84 में बल्कि। आसफुद्दौला के पश्चात उसका पुत्र वजीर अली कुछ महीनों तक अवध का नवाब बना, किंतु अंग्रेजों को अपनी तरफ मिलाकर उसका चाचा सादत खां अली खां 1798 में नवाब बना। सादत खां 1798 से 1814 तक रहा। इसने 1801 में वेल्जली की सहायता संधि स्वीकार कर लिया। सादत अली खां ये कौन था? द्वितीय अवध के नवाबों की वंशावली है। जैसे सादत तक पहले तो सादत खां था, फिर सफदर जंग। देखिए, जो शहादत किसको होगा? जो जंग में जाएगा। तो जंग में जाएगा तो शुजाउद्दौला मिला वहाँ, फिर आसफुद्दौला मिला, फिर वजीर अली, फिर शहादत अली द्वितीय, फिर गजीजुद्दीन हैदर अली खां, नसरुद्दीन हैदर, मोहम्मद अली शाह, अमजद अली, वाजिद अली। मोहम्मद, अमजद, वाजिद, लास्ट 3 हैं ये। मोहम्मद, अमजद, वाजिद। सादत खां, सफदर जंग, शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, वजीर अली और सादत अली द्वितीय। सादत अली द्वितीय के बाद फिर गाजिद्दीन, नसरुद्दीन, दीन तब आ गए। गाजुद्दीन, नसरुद्दीन, फिर मोहम्मद अली, अमजद अली, वाजिद अली। 2 दीन आए, दीन के बाद फिर अली आने लगे। मोहम्मद अली, अमजद अली, वाजिद अली। 1722 में सादत खां बना था। एक था गाजुद्दीन हैदर अली खां, इसका नाम था, नवाब बना। हेस्टिंग ने 1815 में बादशाह की उपाधि इसको दी थी। उसके बाद गाजुद्दीन के बाद नसरुद्दीन हैदर बना, फिर मोहम्मद अली, अमजद अली, अंत में वाजिद अली शाह बना। यही वाजिद अली अंतिम शाह था, नवाब था। 1854 में आउटरम की रिपोर्ट सौंपी गई, जिसको आधार बनाकर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने 4 फरवरी 1856 को अवध राज्य को हड़प लिया। कब? 4 फरवरी 1856। अब आ जाइए बंगाल। बंगाल में
पहली फैक्ट्री बंगाल में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री 1651 में शाह शुजा की अनुमति लेकर बनाई थी। इस राजवंश की महिला डॉक्टर बॉटन द्वारा चिकित्सा करने पर शाह शुजा ने अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। 1717 में मुगल सम्राट फारूक सियर ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट प्रदान की। 3000 केवल। बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खां, जिसने इजारा व्यवस्था शुरू की थी। मुर्शीद खां खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिए, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी मुर्शीद कुली खां। 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल सम्राट फारूक सियर ने बनाया था 1717 में मुर्शीद कुली खां को। मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, मीर जाफ़र, नजमुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारक दौला, ये सब थे। यूरोपियों को मधुमक्खियों से तुलना की थी अलीवर्दी ने। मधुमक्खियों की तुलना की थी अलीवर्दी। कलकत्ता के गवर्नर थे ड्रेक, वेंसिस्टार्ट, वेरेसेल्ट, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग। प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर रोजर ड्रेक था। प्लासी जब युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? रोजर ड्रेक। मराठों ने बंगाल के किस नवाब से राजस्व वसूला था? अलीवर्दी खां से। प्लासी की युद्ध भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में। अलीवर्दी खां, इसे मिर्जा मोहम्मद खां से जाना जाता है। सिराजुद्दौला था 23 वर्ष की अवस्था में नवाब बना था। कलकत्ता में टकसाल बना था 1757 में। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। प्लासी के युद्ध समय अंग्रेज नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव। जगत सेठ की उपाधि मोहम्मद शाह द्वारा फतेह चंद को दी गई थी। सिराजुद्दौला ने 1756 में पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में पराजित किया था। किसको? शौकत जंग को। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 में सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। अलीनगर की संधि 1757 में। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। सरकारी अफसरों से मीर कासिम ने कर वसूल किया था। खिजरी नामक कर वसूल किया था मीर कासिम ने सरकारी अफसरों से। मीर कासिम ने बंगाल में एक नया कर लगाया था, अब्बाब कर। मीर कासिम ने मुंगेर में तोपों तथा तोड़दार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की थी। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया था। मीर कासिम ने समरू को। मीर कासिम ने युद्ध लड़ा था कई थी। कटवा का युद्ध, गिरिया, उदय नाला, बक्सर। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। 50 लाख रुपए कंपनी को देना था इसमें।
मुबारक उद दौला यह बंगाल का अंतिम नवाब था। मुबारक उद दौला। मुबारक उद दौला को जो न्यायाधीश इम्पे ने मुबारक उद दौला को फैंटम यानी बेताल की संज्ञा दी थी। क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव के महत्वपूर्ण सुधार जैसे प्रतिज्ञा पत्र का आरंभ किया था। क्लाइव कोष की स्थापना की थी। इसमें भारतीय सिपाहियों को सैनिक सहायता देता था। इस कोष से क्लाइव कोष। निजी व्यापार पर रोक लगा दी थी क्लाइव ने। व्यापार समिति की स्थापना की थी। कर्मचारियों का स्थानांतरण क्लाइव द्वारा। सेना को 3 भागों में बांटा। सेना को 3 भागों में बांट दिया, जिसका एक भाग मुंगेर, दूसरा बांकीपुर पटना, तीसरा इलाहाबाद में रखा। एक क्लाइव के कार्य है। द्वैध शासन को खुली और बेशर्म लूट पर्सिबल स्पीयर ने कहा था। डाकुओं का राज्य कहा था एम पणिकर ने 1765 से 72 तक। श्वेत विद्रोह रॉबर्ट क्लाइव के समय 1766 में दोहरा भत्ता के संबंध में। सांगड़ी प्रथा। सांगड़ी प्रथा बधुआ मजदूरी की परंपरा को सांगड़ी प्रथा कहते थे। बधुआ मजदूरी की परंपरा को सांगड़ी प्रथा कहते थे। रॉबर्ट्स के अनुसार क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। अब आ जाइए मराठा। मराठा में तुलसीदास कहते, एकनाथ को मराठा राज्य का तुलसीदास कहते हैं, संत एकनाथ को। शिवाजी के आदि पूर्वज मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। शिवाजी ने मुगलों को युद्ध हराया था सलहेर के युद्ध में। राइज ऑफ द मराठा पावर की लेखक हैं गोविंद रनाडे। दसम बोध के रचनाकार हैं गुरु रामदास। दसम बोध रामदास। आनंद भुवन गुरु रामदास। आनंद भुवन और दसम बोध दोनों रामदास। अफजल खान की हत्या शिवाजी ने 1659 में की थी। कब? 1659 में अफजल। सूरत की लूट शिवाजी की 1664 में। पुरंदर की सन 1665 में। सूरत की लूट में जो 1664 में हुई थी, इसमें शिवाजी की 1 करोड़ रुपए मिला था। इस कोठी का ऑक्सडाइन अध्यक्ष था। पुरंदर की संधि हुई थी 1765 में। मराठा सेनापति मुरार बीजा प्रभु। पेशवाओं का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई खान में। शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी बंद थे पन्हाला के किले में। मुअज्जम से शिवाजी की गजब की संधि हुई थी। गजब की संधि मुअज्जम के साथ। दूसरी बात, सूरत की लूट 1770 में हुई थी। जिंजी की किले की विजय उनकी अंतिम विजय थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद पुतलीबाई उनकी पत्नी थी, वो भी सती हो गई थी। पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। सरकारी पत्रों तथा दस्तावेजों पर राजा के नीचे मुहर लगाता था। अमात्य जो होते थे वित्त एवं राजस्व
जैसे शिवाजी के अमात्य रामचंद्र पंत थे। वाकिया नवीस मंत्री होते थे दैनिक कार्यों का तथा दरबारी प्रतिदिन कार्यवाही के। सुमंत दबीर होते थे विदेश मंत्री। पंडित राव जो सद्र धार्मिक मामलों से संबद्ध थे। न्यायाधीश होते थे। प्रत्येक मंत्रियों के अधीन 8 अधिकारियों का कार्यालय होता था। 4 प्रांतों में विभक्त था शिवाजी का शासन। 18 विभाग थे। प्रांत में सूबेदार व मामलतदार होते थे। महलों में सर हवलदार, तरफों में हवलदार, मौजा में कारकून कहाँ होते थे? मौजा में। और गांव में पटेल या पाटिल होते थे। कारकून मौजा में, हवलदार तराफों में, सर हवलदार महलों में और सूबेदार और मामलतदार प्रांत में। भूमिकर था 1/3। मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल किए थे जहांगीर। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय जॉर्ज ऑक्सडेन एक विदेशी उपस्थित था। शिवाजी की मृत्यु के समय उसका राज्य उत्तर में रामनगर वर्तमान धर्मपुर से लेकर दक्षिण में काराबार तक था। 1689 से 1707 तक चलने वाले मराठा युद्ध को मराठा स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व राजा राम और ताराबाई ने किया था। 1689 से 1707 तक। दीवान जो सचिव होते थे, मजूमदार लेखा परीक्षक लेखाकार, फडणवीस उपलेखा परीक्षक, चिटनीस पत्राचार, जमातदार खजांची, सबनीस कार्यालय प्रभारी, कारवनीस रसद अधिकारी, पोटनीस रोकड़िया, कारवनीस रसद, सबनीस कार्यालय, जमातदार खजांची, चिटनीस पत्राचार, फडनीस लेखा। मराठा इतिवृत्ति को बखर कहा जाता है। बखर। शिवाजी की एक सेना थी पागा घुड़सवार। बरगीर भी थे उसमें, सिलेदार भी थे। नौसेना मुख्यालय कोलाबा में था। 200 नावों का बेड़ा था उसमें। मराठों की पर्वतीय सैनिक टुकड़ी को मवाली कहा जाता था। मवाली। पर्वतीय सैनिक टुकड़ी को मवाली। पैदल सेना के अधिकारी को नायक। किले के प्रधान अधिकारी को हवलदार। चौथ 1/4। मराठी राजभाषा का राज व्यवहार कोश रघुनाथ पंडित हनुमंत ने तैयार किया था। राज व्यवहार कोश रघुनाथ पंडित हनुमंत ने तैयार किया था। शिवाजी के अंगरक्षकों को मावली सैनिक कहते थे। मावली। अष्टप्रधान का विघटन हो गया था संभाजी के समय। अष्टप्रधान के अलावा एक नए पद प्रतिनिधि का सृजन किया था राजा राम ने। प्रतिनिधि का खेड़ा का युद्ध 1707 में साहूजी और ताराबाई के मध्य। खेड़ा। संगोला की संधि भी हुई थी। मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मराठों और मुगलों के बीच संपन्न 1719 में दिल्ली की संधि को, जो 1719 में हुई थी। इसी को मराठा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1719 दिल्ली की संधि। यह संधि साहू की ओर से बालाजी विश्वनाथ और मुगल बादशाह रफीउद्दर्जात की ओर से सैयद हुसैन अली के मध्य हुई थी।
मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को मुंशी शिवगांव की संधि मुंशी शिवगांव की संधि 1728 में और पालखेड़ा का युद्ध 1728 में, दोनों मुंशी और पालखेड़ा दोनों 1728। संगोला की संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान किया था। संगोला। ग्रांट डफ ने मराठों का इतिहास लिखा। सरदेशमुखी 1/10। शिवाजी की भूमि व्यवस्था किसने की थी? तो अन्नाजी दत्ता ने। शिवाजी की लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी पर आधारित थी। घुड़सवार सेना के प्रधान को पुकारा जाता था सर-ए-नौबत। बालाजी बाजीराव को नाना साहब कहते थे। साल बाई की संधि 1782 में। पेशवाओं का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ था बालाजी बाजीराव के समय। औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि संभाजी को दी थी। बालाजी बाजीराव के समय मराठा छत्रपति नाचीज हो गया तथा पेशवा वास्तविक शासक हो गया। बालाजी बाजीराव। पानीपत का तृतीय जो युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। नजीब खां अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। इसे नजीबुद्दौला कहते हैं। नजीमाबाद इसी के नाम बना है। मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति था रघुनाथ राव। पानीपत के तृतीय युद्ध में मुस्लिम सेना मराठा की ओर से था इब्राहिम गर्दी। डी बोने आर्मी जनरल महादजी सिंधिया की सेना का प्रमुख था। डी बोने आर्मी जनरल यह महादजी सिंधिया का प्रमुख था, सेनापति। मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति था शाहजी अप्पा साहेब। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775। नाना फडणवीस का वास्तविक नाम जनार्दन भानु था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803। द्वितीय आंग्ल मराठा 1803। तृतीय आंग्ल मराठा 1817। प्रथम आंग्ल मराठा 1775। वारेन हेस्टिंग था तब। द्वितीय आंग्ल मराठा 1803। वेल्जेली था। तृतीय आंग्ल मराठा 1817। हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग था। पहले में तो वारेन हेस्टिंग और तीसरे में लॉर्ड हेस्टिंग। प्रमुख मराठों की प्रमुख संधियाँ जैसे पुरंदर की संधि एक तो 65 में हुई थी 1600। अब एक पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। दोनों पुरंदर की संधि हैं। संगोला की संधि हुई थी 1750 में। झलकी की संधि 52 में 1700। सब लगभग 1700 में ही है अभी। राक्षस भुवन की संधि 1763 में। माधव राव और हैदराबाद के निजाम के मध्य राक्षस भुवन। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। पुरंदर की जो संधि हुई थी 1665 में जयसिंह और शिवाजी की।
बड़गांव की संधि हुई थी 1779 में माधवराव और अंग्रेजों के बीच। सालबाई की संधि 1782 में। बेसिन की संधि 1802। देवगांव 1803। सुरजी गांव 1803। गांव जब आ जाए तो 3 1803 में। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के मध्य। पूना की संधि 1817। पूना की संधि ग्वालियर की संधि दोनों 1817 में और मंदसौर की संधि 1818 में। पुरंदर की संधि 1665 और एक पुरंदर की संधि 1776। संगोला की संधि 1750। झलकी की संधि 1752। राक्षस भुवन की संधि 1763। काकापुर की संधि 1769। सूरत संधि 1775। पुरंदर की संधि 1776। बड़ा गांव की संधि 1779। सालाबाई की संधि 1782। बेसिन की संधि 1802। देवगांव 1803। सुरजी गांव 1803। राजापुर घाट की संधि 1804। पूना की संधि 1817। ग्वालियर की संधि 1817। मंदसौर की संधि 1818। शिवाजी के प्रशासन जैसे मामलतदार के अतिरिक्त कामविद विसदार भी जिले में पेशवा का प्रतिनिधित्व करता था। पेशवा काल में वंशानुगत बाद में हो गया था। देशमुख और देशपांडे भी जिला के अधिकारी होते थे। मामलतदार सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते थे। मामलतदार ग्रामों में कर का निर्धारण भी मामलतदार पटेलों के परामर्श से करता था। ग्रामों में कर का निर्धारण देशमुख देशपांडे की पुष्टि के बिना कोई लेखा स्वीकार नहीं किया जाता था। देशमुख तथा देशपांडे की पुष्टि के बिना कोई लेखा स्वीकार नहीं किया जाता था। प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने का कार्य भी देशमुख व देशपांडे ही करते थे। दरखदार नामक वंशानुगत अधिकारी होता था। इसके अतिरिक्त कारकुन नामक अधिकारी भी होता था जो विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को पहुंचाता था। कारकुन प्रांतों को महाल अथवा तराफ में बांटा गया था जिसका प्रमुख हवलदार होता था। ग्राम का प्रधान अधिकारी पटेल अथवा पाटिल होता था जो प्रशासनिक व न्यायिक कार्य करता था। यह ग्राम तथा पेशवा के अधिकारियों के बीच कड़ी का कार्य करता था। पटेल का पद यद्यपि वंशानुगत था परंतु इसका आंशिक हस्तांतरण संभव था। पटेल के बाद कुलकर्णी नामक पद था जिसका कार्य भूमि का लेखा रखना। कुलकर्णी भूमि का लेखा रखना। इसके पश्चात चौगुले का पद था जो पटेल की सहायता करता था। पोतदार एक होते थे। पोतदार सिक्कों के निर्धारित भार और धातु की शुद्धता की जांच करता था। पोतदार इसके अतिरिक्त गांव में 12 बलूटे शिल्पी और 12 अलूटे ग्राम सेवक नियुक्त किए जाते थे। नगर का मुख्य अधिकारी कोतवाल। न्याय प्रशासन स्मृति ग्रंथों दाय भाग और मनुस्मृति पर आधारित। ग्रामों में न्याय के लिए पटेल, जिले में मामलतदार, सूबे में सरसूबेदार और सबसे ऊपर सतारा का राजा होता था। छत्रपति और पेशवा को कुलपिता माना जाता था। नियमित सेना को पागा कहते थे। तोपखाने प्रायः पुर्तगाली ईसाई ही कार्यरत होते थे।
जुन्नार किले के अंतर्गत अम्बे गांव में एक गोले बनाने का कारखाना। टंडल तथा सर टंडल नामक प्रमुख अधिकारी के अधीन नौसेना थी। टंडल तथा सर टंडल नामक प्रमुख अधिकारी के अधीन नौसेना थी। बाजीराव के समय एडमिरल सर टंडल टंडल तथा नाविक को वेतन प्राप्त होता था। टोन ने मराठा संविधान को सैनिक गणतंत्र कहा तथा स्मिथ ने डाकू राज्य। काम विषदार का कार्य चौथ की वसूली करना। किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया? तो सरंजामी व्यवस्था। नाना फडणवीस की भूमिका थी महालेखाकार की। वित्तीय संकट के समय वसूल किए जाने वाला कर कुर्जा पट्टी तथा तस्ती पट्टी थी। यह संकट में लिया जाता था, कुर्जा पट्टी और तस्ती पट्टी। काम विषदार का प्रमुख कार्य चौथ की वसूल करना। मराठा सरदारों को दिया जाने वाला चौथ आय का 66% भाग मोकास कहलाता था। चौथ का 66% भाग मोकास। टंडल सर टंडल नौसेना में। मराठों की पदार्थ सेना में कौन सम्मिलित थे? तो राजपूत, रुहेल, सिख, सिंधी, अरबी लोग भी थे। अव्वल साधारण और निम्न शब्द के लिए प्रयुक्त होता था, तो भूमि के लिए अव्वल। पत दाम नामक कर विधवा पुनर्विवाह पर लिया जाता था। पत दाम नामक कर विधवा पुनर्विवाह पर पत दाम नामक कर लिया जाता था। मोड़ी लिपि का प्रयोग मराठों में होते थे। मोड़ी लिपि। भू राजस्व 1/3। बबती चौथ आय का 1/4 या 25%। सहोत्रा आय का 6% भाग। नड़ गुंडा 3% भाग। सरदेशमुखी 1/10। गुमास्ता सरदेशमुखी कहते थे।